नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए बीएड तथा बीए थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। यह इसका चौथा पार्ट है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था प्रदेशों का वर्गीकरण। इससे पहले प्रदेशों के वर्गीकरण के जो सिद्धांत थे उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो किया, जिसमें हमने दो प्रकार के जो वर्गीकरण बताए गए सामान्यतः, यानी विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण नामक जो लेख प्रकाशित हुआ था, उसमें विद्वानों ने बताया कि दो प्रकार के जो प्रदेश होते हैं, एक जननिक प्रदेश यानी जेनेरिक रीजन और दूसरा होता है विशिष्ट यानी स्पेसिफिक रीजन। उसके बाद हमने पढ़ा था जननिक प्रदेश में पहला जो भाग है वो यानी समरूप प्रदेश। जैसा कि हमने पढ़ा कि समरूप प्रदेश है वो समान लक्षण के आधार पर, किसी एक समान लक्षण के आधार पर, किसी तत्व के समान लक्षणों के आधार पर जिन प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है हमें समरूप प्रदेश या फॉर्मल रीजन कहा जाता है। इसके उदाहरण भी हमने देखे थे, जैसे प्राकृतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश वगैरह। इसके हमने उदाहरण भी पढ़े थे जो कि समरूप प्रदेश के उदाहरण है। उसके अंदर आर्थिक प्रदेश भी आ जाता है, सांस्कृतिक प्रदेश भी आ जाता है, भौतिक प्रदेश भी आ जाता है। तो मुख्यतः इन सब में क्या है, इसका आधारभूत जो तत्व है वो एक ही होता है, यानी एक विशेष तत्व के आधार पर पूरे विश्व में इस प्रकार के प्रदेशों का वर्गीकरण किया जाता है। आगे जो है वो इसका दूसरा पार्ट जो है उसे कहते हैं प्रकार्यात्मक या कर्मोपलक्षी प्रदेश। प्रकार्यात्मक या कर्मोपलक्षी प्रदेश। फंक्शनल रीजन। प्रकार्यात्मक या कर्मोपलक्षी प्रदेश, फंक्शनल रीजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रकार्यात्मक यानी कार्यात्मक समानता के आधार पर इस प्रकार के प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। इन प्रदेशों को केंद्रीकृत प्रदेश भी कहा जाता है, अर्थात नोडल रीजन। केंद्रीकृत प्रदेश यानी ये प्रदेश जो है वो किसी एक केंद्र विशेष पर आधारित होते हैं, इनका एक केंद्र अवश्य होता है, यानी इसमें पूरा प्रदेश है वो एक केंद्र के आसपास का प्रदेश होता है। इस प्रदेश का एक केंद्र होता है, इसलिए इसे केंद्रीकृत या नोडल रीजन इसको कहा जाता है, केंद्रीकृत प्रदेश इसको कहा जाता है। यानी ये प्रदेश पूरा का पूरा जो प्रदेश है वो एक केंद्र के ऊपर आधारित होता है। और एक जो प्रकार्यात्मक प्रदेश होता है, प्रकार्यात्मक प्रदेश में कार्यात्मक समरूपता पाई जाती है, कार्यात्मक समरूपता पाई जाती है। यानी कार्यात्मक प्रदेश में कार्यात्मक समरूपता पाई जाती है, यानी पूरा का पूरा जो प्रदेश है उसके अंतर्गत कार्य संगठन की एक रूपता पाई जाती है और इसके संपूर्ण प्रदेश में पारस्परिक कार्यात्मक निर्भरता भी पाई जाती है। कार्यात्मक समरूपता के साथ साथ पारस्परिक कार्यात्मक निर्भरता, यानी पूरा प्रदेश है वो आपस में किसी न किसी कार्य के लिए एक दूसरे पर, उसमें पूरे प्रदेश में जो क्षेत्र है वो निर्भर करेंगे, यानी पारस्परिक एक दूसरे के साथ कार्य की निर्भरता इस प्रदेश में पाई जाती है। तो इस प्रकार का प्रदेश है उसमें केंद्र का होना अनिवार्य होता है। प्रकार्यात्मक प्रदेश में केंद्र का होना अनिवार्य होता है। यानी
यदि हम कार्यात्मक प्रदेश का निर्धारण कर रहे हैं तो किसी केंद्र विशेष पर उसका निर्धारण करेंगे, यानी एक केंद्र उसमें जरूर होना चाहिए। यानी प्रदेश की जो स्थिति है वो पूरी केंद्र के चारों ओर पाई जाएगी। यानी ये कोई केंद्र है तो जो कार्यात्मक प्रदेश है वो इस तरह से इसके चारों ओर फैला हुआ होगा, यानी केंद्र के ऊपर। और इस पूरे क्षेत्र में आपस में कार्यात्मक निर्भरता पाई जाएगी। यानी जो केंद्र है वो इस पूरे प्रदेश के ऊपर निर्भर करता है और पूरा प्रदेश है वो कहीं ना कहीं केंद्र के ऊपर निर्भर करता है। यानी कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो पूरा प्रदेश है वो केंद्र को प्रदान करता है, और कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जिसे केंद्र है वो पूरे प्रदेश को प्रदान करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संगठनात्मक प्रदेश भी इसको कहा जाता है। पूरे प्रदेश को इसको संगठनात्मक प्रदेश भी कहा जाता है। उदाहरणतः हम देखें इस प्रकार के नोडल रीजन का, तो जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यानी दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है, NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो जैसे इसको हम माने ये दिल्ली जो महानगर है वह पूरे क्षेत्र से, यानी जो NCR है पूरा, उससे विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करता है। सेवाएं जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध। इसके अलावा मानव में देखें तो श्रमिक। तो ये सारी की सारी सुविधाएं इस दिल्ली जो एक नोडल के रूप में है या केंद्र के रूप में है, उसे पूरे नेशनल कैपिटल रीजन जो है, पूरा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वो इसे इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। वहां से इसमें श्रमिक जाते हैं, ये जो पदार्थ हैं जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध वगैरह भी पूरा प्रदेश है वो दिल्ली को भेजता है। इसके इस प्रकार यह क्या हुआ, पूरा जो आसपास का क्षेत्र जो है NCR जो रीजन है वो किसके ऊपर आधारित हो गया, दिल्ली पर, यानी किसके ऊपर आधारित हो गया, नोडल पर, नोडल रीजन पर, क्योंकि यह केंद्रीकृत प्रदेश होता है। अब दूसरा पारस्परिक निर्भरता कैसे हुई कि ये जो दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वहां से ये पूरा जो क्षेत्र है वह अनेक प्रकार की सेवाएं प्राप्त करता है। जैसे यह पूरा क्षेत्र शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार आदि कार्यों के लिए, जैसे प्रशासनिक कार्य हैं, तो पूरा का पूरा जो NCR क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, वह दिल्ली जो केंद्र के रूप में है उसके ऊपर शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार, प्रशासनिक कार्य और इसके अलावा परिवहन की जो सुविधाएं हैं उन सभी के लिए निर्भर करता है। तो दोनों में आपस में क्या हो गई, पारस्परिक निर्भरता हो गई, पारस्परिक कार्यात्मक निर्भरता हो गई। जैसे जो पूरा NCR क्षेत्र है वो इसको अनाज, फल, सब्जियां, दूध, श्रमिक वगैरह प्रदान करता है, तो उसी प्रकार जो दिल्ली जो एक नोडल रीजन के रूप में है वो इसको शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार, प्रशासनिक कार्य, परिवहन और संचार जैसी जो सुविधाएं हैं और आधुनिक सुविधाएं जो हैं वो उस पूरे क्षेत्र को प्रदान करने का प्रयास करता है। एक वृहत जो बाजार की सुविधा भी प्रदान करता है, एक बड़े बाजार की सुविधा प्रदान करता है, जिससे ये लोग अपना रोजगार प्राप्त करते हैं, अपनी जो वस्तुएं उत्पादित करते हैं उसको इस क्षेत्र में भेजते हैं।
तो इस प्रकार प्रकार्यात्मक प्रदेश एक केंद्रीकृत प्रदेश होता है और इसमें पारस्परिक कार्यात्मक समरूपता भी पाई जाती है और पारस्परिक निर्भरता भी इस प्रदेश में पाई जाती है। जैसे नगर प्रदेश, इसके हम उदाहरण देखें तो नगर प्रदेश यानी नगर और उसके आसपास का क्षेत्र जो होता है उसको हम नगर के आसपास का क्षेत्र जो होता है उसे नगर प्रदेश के नाम से जानते हैं, सिटी रीजन जिसको कहते हैं। नगरीय प्रभाव क्षेत्र नगर प्रदेश और नगरीय प्रभाव क्षेत्र यानी अमलैंड। नगरीय प्रभाव क्षेत्र यानी नगर के आसपास का वह क्षेत्र जहां से नगर अनेक प्रकार की सेवाएं प्राप्त करता है और उस क्षेत्र को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान भी करता है, वह क्या कहलाता है? नगरीय प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। तो नगरीय प्रदेश, नगरीय प्रभाव क्षेत्र और बाजार क्षेत्र, बाजार क्षेत्र भी इसी का उदाहरण है। बाजार क्षेत्र यानी मार्केट रीजन। इसके अलावा बंदरगाहों के पृष्ठ प्रदेश, बंदरगाहों के जो पृष्ठ प्रदेश होते हैं वो भी किसका उदाहरण है? कार्यात्मक प्रदेश का उदाहरण है, क्योंकि इनमें भी कार्यात्मक पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कार्यात्मक प्रदेश है उसके उदाहरण नगर प्रदेश, नगरीय प्रभाव क्षेत्र और बाजार क्षेत्र और बंदरगाहों के पृष्ठ प्रदेश। पृष्ठ प्रदेश का मतलब बंदरगाह के आसपास का जो क्षेत्र होता है जहां से बंदरगाहों में सामान को भेजा जाता है और उस क्षेत्र तक सप्लाई जो की जाती है सामान को पूरे क्षेत्र में जो भेजा जाता है बंदरगाहों के माध्यम से, वो उसका पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। यानी जो बंदरगाह के पास का जो धरातलीय भाग होता है जहां से बंदरगाहों तक सामान पहुंचाया जाता है और बंदरगाहों के द्वारा जो सामान समुद्री यात्रा के द्वारा जो सामान आया है, समुद्री परिवहन के द्वारा जो सामान पहुंचता है उसको उस क्षेत्र तक वापिस जब पहुंचाया जाता है तो वो पूरा का पूरा जो प्रदेश है वो क्या कहलाता है? बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। तो ये प्रकार्यात्मक प्रदेश के उदाहरण हैं। इनके मध्य क्या है? कार्यात्मक घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। तो ये हमने प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ा, जैसे प्रदेश में जननिक प्रदेश, विशिष्ट प्रदेश। और जननिक प्रदेश के हमने दो प्रकार पढ़ लिए, समरूप और प्रकार्यात्मक। इन प्रदेशों को बांटने की भी विभिन्न तत्वों को काम में लिया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रदेश के विभाजन में, समरूप प्रदेश है उसके विभाजन में कोई एक तत्व भी हो सकता है सम्मिलित और अधिक तत्व भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो तत्वों के आधार पर भी समरूप प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे तत्वों के आधार पर देखें तो समरूप प्रदेश में एकल तत्व प्रदेश यानी सिंगल टॉपिक रीजन। एकल तत्व प्रदेश का क्या अर्थ है कि किसी क्षेत्र को यदि हम एक तत्व के आधार पर यानी भूतल पर एक ही तत्व के वितरण को आधार मान करके अगर किसी प्रदेश का निर्धारण किया जाए, भूतल पर एक ही तत्व के वितरण को आधार मानकर
भूतल पर किसी एक ही तत्व के वितरण को अगर आधार मान करके हम किसी प्रदेश का अध्ययन करते हैं, कोई भी एक तत्व उठा ली, जैसे मृदा है या वहाँ की वनस्पति है या वर्षा है या भाषा है, आदि चीजों को एक ही चीज किसी को लेकर के अगर हम किसी प्रदेश का भूतल पर एक ही तत्व के वितरण को आधार मान करके अगर हम किसी प्रदेश का वर्गीकरण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एकल प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यह एक ही तत्व पर आधारित हुआ, इसलिए इसको क्या है? एकल प्रदेश कहते हैं। तो अब एक तत्व के आधार पर अगर हम मान करके प्रदेश को बांटेंगे तो विभिन्न तत्वों की भिन्नता के आधार पर विभिन्न प्रदेशों का उद्भव होगा। यानी एक ही तत्व को अगर हम आधार मान करके एक प्रदेश बांट देते हैं, एकल तत्व प्रदेश बांट देते हैं, तो विभिन्न तत्व जो होते हैं उनके आधार पर जो प्रदेश बनेंगे वो भी क्या होंगे? विभिन्न होंगे। यानी हमने अगर किसी प्रदेश को 4 तत्वों के आधार पर, यानी 4 तत्व उस प्रदेश में विशेषताएं पाए जाते हैं, तो उन 4 तत्वों के आधार पर अगर अलग अलग हम एक एक तत्वों के आधार पर बांटेंगे तो उसमें कितने प्रदेश बन जाएंगे? 4 प्रदेश बन जाएंगे। तो इस प्रकार एक ही तत्व को आधार मान करके, एक ही तत्व के वितरण को आधार मान करके हम प्रदेश का वर्गीकरण करेंगे तो वह एकल तत्व प्रदेश कहलाएगा। और विभिन्न तत्वों की जो भिन्नता है उसके आधार पर उस क्षेत्र में विभिन्न प्रदेशों का उद्भव होगा, यानी उसमें विभिन्न प्रदेश बन जाएंगे, अलग अलग प्रदेश बन जाएंगे। जितने तत्व होंगे उतने ही उसमें प्रदेश बन जाएंगे। तो एकल जो तत्व है उसके आधार पर हम कौन से प्रदेश बांट सकते हैं? मृदा प्रदेश। एकल तत्व प्रदेश के उदाहरण हैं मृदा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश, वर्षा प्रदेश, भाषा प्रदेश। तो इस प्रकार हमने ये 4 तत्व किसी क्षेत्र में देखे, विशेषता मुख्यतः महत्वपूर्ण 4 तत्व हमने किसी प्रदेश में देखे और प्रत्येक तत्व के लिए एक अलग वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। यानी हमने जैसे मृदा को आधार मान करके एक प्रदेश को बांट दिया, यानी उस प्रदेश की हमने मृदाओं के बारे में वर्णन किया, तो वो क्या बन गया? मृदा प्रदेश एक प्रदेश हो गया। दूसरा, हमने उस प्रदेश की वनस्पति का अलग से वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो दूसरा क्या हो गया? वनस्पति प्रदेश। फिर हमने उस प्रदेश में वर्षा कितनी होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है, कौन से महीनों में होती है, वर्ष के कौन से समय में वर्षा होती है, तो इन सभी का वर्गीकरण हमने वर्षा का वर्गीकरण किया। तीसरा प्रदेश कौन सा बन गया? वर्षा प्रदेश बन गया। भाषा, किसी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? अब भाषा अलग अलग भाषाएं प्रदेश में बोली जाती हैं और हमने किसी एक भाषा विशेष को मान करके और उसमें क्या है? अलग अलग भाषाओं के वर्गीकरण किया। भाषा को हमने अलग से तत्व के रूप में लिया और अलग अलग भाषाओं का हमने बताया कि इस प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उससे एक प्रदेश का निर्माण होगा, वो कौन सा होगा? भाषा प्रदेश। तो 4, यानी या एक प्रदेश बहुत सारे तत्वों को लेकर के बनाते हुए एक तत्व के लिए अलग अलग प्रदेश बनाए, तो वह एकल तत्व प्रदेश कहलाता है। और मृदा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश, वर्षा और भाषा प्रदेश है वो एकल तत्व प्रदेश के उदाहरण है। दूसरा जो है वो है बहुल तत्व प्रदेश। दूसरा है बहुल तत्व
प्रदेश। बहुल तत्व प्रदेश में क्या होता है कि किसी एक तत्व को आधार न मान करके इसमें मल्टीपल टॉपिक्स लिए जाते हैं। यानी जब किसी प्रदेश के सीमांकन का आधार एक तत्व न होकर के, जब किसी प्रदेश के सीमांकन का आधार एक तत्व न होकर कई तत्व हों, यानी जब किसी हम प्रदेश का निर्धारण करें और उसके सीमांकन का जो आधार है वो एक तत्व न होकर कई तत्व हो, तो उसे बहुल तत्व प्रदेश कहा जाता है। यानी एक से अधिक तत्वों को हम आधार मानेंगे। यानी एक ही क्षेत्र में हमने क्या है उसे एक ही प्रदेश में जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि सभी को मिलाकर के एक प्राकृतिक प्रदेश हमने उसको बनाया। तो यानी हमने एक तत्व को आधार न मान करके उसमें कई तत्वों को आधार मान लिया। तो कई तत्वों को आधार मान करके जो प्रदेश हम सीमांकित करेंगे उसको बहुल तत्व प्रदेश कहेंगे। बहुल तत्व प्रदेश उसको कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश इसका उदाहरण है, बहुल तत्व प्रदेश का उदाहरण है। उसके बाद प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। तो इस प्रकार ये जो प्रदेश हैं ये किसी एक तत्व को आधार मान करके नहीं बनाए गए हैं, ये अनेक तत्वों को आधार मान करके बनाए जाते हैं। जैसे भौतिक प्रदेश तो मुख्यतः हमारे तो सीधा समरूप प्रदेश का उदाहरण है ये भी। इसके अलावा जलवायु प्रदेश भी हम इसमें रख सकते हैं, जलवायु प्रदेश। अब ये बहुल तत्व किस प्रकार हुए? प्राकृतिक प्रदेश। तो प्राकृतिक प्रदेश का निर्धारण किसी एक तत्व के आधार पर नहीं हो सकता। प्राकृतिक प्रदेश में हम मृदा, वर्षा, वनस्पति, इसके अतिरिक्त जीव जंतु आदि जो तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको आधार मानते हुए हम प्राकृतिक प्रदेश का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक प्रदेश है वह किसी एक तत्व पर आधारित न होकर के अनेक तत्वों पर आधारित है, और इसके लिए इसको क्या कहा जाता है? बहुल तत्व प्रदेश कहा जाता है। आर्थिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश भी किसी एक आर्थिक क्रिया को आधार मान करके बांटा गया प्रदेश नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन सभी को आधार मान करके इसका निर्माण किया जाता है, इसलिए यह भी बहुल तत्व प्रदेश है। भौतिक प्रदेश में भी विभिन्न प्रकार के किसी एक भू स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण नहीं किया जाता। इसमें बहुत सारे जो चीजें होती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, सभी के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं उसके आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश जो है वह भी किसी एक तत्व को आधार मान करके बांटा गया प्रदेश नहीं है, क्योंकि जलवायु प्रदेश में वर्षा, तापमान, वायुदाब आदि सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। यानी वर्षा कितनी होती है, तापमान कम रहता है, ज्यादा रहता है, तापमान कितना रहता है, वायुदाब कितना रहता है, पौने किस प्रकार की चलती हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण किया जाता है, जलवायु प्रदेश का निर्धारण किया जाता है। तो ये हो गया बहुल तत्व प्रदेश, यानी एक तत्व को ध्यान में न रखते हुए विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखकर के इस प्रदेश का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये हो गया बहुल तत्व प्रदेश। तीसरा है संपूर्ण तत्व प्रदेश।
संपूर्ण तत्व प्रदेश, यानी टोटल टॉपिक रीजन, जितने भी तत्व हों। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वीडियो ने प्रदेशों के सीमांकन के आधार में कितने तत्वों को प्रमुख माना, 16 तत्व। तो उन 16 तत्वों में से 16 तत्व यानी सारे के सारे जो तत्व हैं वो इस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो संपूर्ण प्रदेश में पूरे 16 तत्व पाए जाते हैं और वो 16 तत्व दूसरे प्रदेश के 16 तत्वों से मेल रखते हैं या समानता रखते हैं। यानी संपूर्ण तत्व प्रदेश वो है जिसमें सीमांकन के जो आधार होते हैं उसमें 16 तत्व होते हैं और 16 के 16 तत्व इसमें पाए जाते हैं और दूसरे प्रदेश से वो 16 तत्व समानता भी रखते हों। ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है, संपूर्ण प्रदेश कहा जाता है। इस प्रकार के प्रदेश हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं और ये संपूर्ण जो विषय है उसको अपने अंदर समाहित करते हैं, यानी प्रादेशिकरण या प्रादेशिकरण के जितने भी विषय होते हैं उनको संपूर्ण को अपने अंदर समाहित करते हैं। और इस प्रकार के जो प्रदेश हैं वो एक प्रकार से अपने आप में विशिष्ट होते हैं और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। यानी इस प्रकार के प्रदेश हैं वो भूतल पर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि 16 के 16 तत्व मिलना एक प्रदेश में एक मुश्किल कार्य होता है। इसलिए क्या है, इस प्रकार के जो प्रदेश हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसके अलावा 4 नंबर जो है वो है कंपेयर्स। यह भी अपने आप में एक अलग प्रदेश है। कंपेयर जो है यह कई तत्वों से मिलकर के बना होता है, यानी जैसे बहुल में भी कई तत्व होते हैं और इसमें भी क्या होते हैं, कई तत्वों से मिलकर। यानी कंपेयर्स का निर्धारण भी कई तत्वों के आधार पर किया जाता है। इसमें कई तत्व होते हैं लेकिन इन सभी का क्रमिक महत्व नहीं होता, यानी सभी तत्वों का क्रमिक महत्व नहीं होता। यानी सभी तत्व हैं वो एक समान महत्व यहां पर नहीं रखते हैं, क्रमिक महत्व नहीं होता है इनका। ये कोई विशेष क्रम में नहीं होंगे कि हमेशा इस तत्व को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाए और दूसरे को कम माना जाए। इसमें क्या होता है, जो आवश्यक तत्वों की संख्या है वह बदलती रहती है। तत्व तो इसमें कई होते हैं लेकिन आवश्यक तत्वों की संख्या परिवर्तनशील है। यानी आवश्यक तत्व इसमें बदलते रहते हैं। आवश्यक तत्व कैसे बदलते रहते हैं, जिस तत्व के वर्णन की हमें आवश्यकता होती है उसी आधार पर क्या आवश्यक तत्व बदलते रहते हैं। यानी कंपेयर्स के निर्धारण में जिस तत्व की आवश्यकता होती है उसे सम्मिलित किया जाता है और जो अनावश्यक तत्व है उन्हें छोड़ दिया जाता है। यानी कई तत्व होते हैं लेकिन सभी तत्वों का क्रमिक महत्व नहीं होता। आवश्यक तत्वों की संख्या परिवर्तनशील है। प्रदेश के निर्धारण में अनावश्यक तत्वों को छोड़ दिया जाता है।
यानी प्रदेश का निर्धारण करते समय जो तत्व महत्वपूर्ण लगता है उसको काम में ले लिया जाता है और जो तत्व अनावश्यक लगता है उसको छोड़ दिया जाता है और आवश्यक तत्वों को या महत्वपूर्ण तत्वों को काम में लेते हुए पूरे प्रदेश का निर्धारण कर दिया जाता है। इसी प्रकार हमने देखा कि जननिक प्रदेश है, उसमें समरूप प्रदेश को एकल तत्व, बहुल तत्व, संपूर्ण तत्व और कंपेज इनके आधार पर बांटा जाता है। और जो कार्यात्मक प्रदेश है, जो कि दूसरा भाग है जननिक प्रदेश का, कार्यात्मक प्रदेश में भी ये तीन तत्व मुख्य होते हैं। यानी कार्यात्मक प्रदेश में भी तीन आधार होते हैं, एकल तत्व प्रदेश, बहु तत्व प्रदेश और संपूर्ण तत्व प्रदेश। तो ये हमने पढ़ा प्रदेशों का वर्गीकरण। इससे आगे वाले वीडियो में हम जो समरूप प्रदेश हैं उनमें कौन कौन से प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है उसका थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।